हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पेडागोजी ही पढ़ाता हूं बहुत और अच्छे से, और पेडागोजी की आज से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है जो है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी। ठीक है, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी। तो सबसे पहले हम इस बात को समझने के लिए कि व्यक्तित्व या पर्सनालिटी होती क्या है, ठीक है, और व्यक्तित्व क्या क्या मायने हैं एक जीवन में, और एक बालक और एक किसी भी मनुष्य या ह्यूमन की व्यक्तित्व की क्या भूमिका होती है उसके जो है विकास में। ठीक है, तो हम इस बात का प्रयास करते हैं समझने का। तो सबसे पहले सबसे जो ऑथेंटिक तरीका है कि व्यक्तित्व क्या है, तो वो है एनसीईआरटी। तो हम क्या करते हैं कि ये थोड़ा एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी व्यक्तित्व के बारे में क्या बात करती है। तो इसमें लिखा हुआ है आत्म एवं व्यक्तित्व, सेल्फ एवं पर्सनालिटी। ठीक है, तो आत्म एवं व्यक्तित्व का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है। कौन विशिष्ट तरीकों से? उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके आधार पर हम अपने अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि पर्सनालिटी जो होती है वो उन तरीकों से है, उन विशिष्ट तरीकों से संबंधित है। उन विशिष्ट तरीकों को पर्सनालिटी कहते हैं जिनके आधार पर ही, जिनके बेस पर ही हम किसी व्यक्ति के जीवन के अस्तित्व को परिभाषित कर पाते हैं, या हम अपने अस्तित्व को परिभाषित कर पाते हैं, हम अपने एग्जिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं या कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे तरीकों को भी इंगित करते हैं जिसमें हमारे अनुभव संगठित एवं व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं। तो ये उन तरीकों को भी बताती हैं जिनके आधार पर हमारे अनुभव जो एक्सपीरियंस हैं उन और जो संगठित एवं व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं। तो वो हमारे अनुभव या एक्सपीरियंस जो हमारे संगठित एवं व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं उनको भी इंगित करते हैं। सामान्य प्रेक्षणों के आधार पर हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग अपने बारे में अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं। सही बात है कि जो अपने प्रेक्षण या उन्होंने जो अवलोकन किया, जो प्रेक्षण किया, जो ऑब्जर्वेशन किया है, उसके आधार पर हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग अपने बारे में अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं। जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति के बारे में अलग अलग लोगों का जो परिप्रेक्ष्य होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है, जो अवलोकन होता है, वो अलग अलग होता है। वही बात ये बता रहे हैं। ठीक है, ये विचार व्यक्ति के आत्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो विचार होते हैं यही किसी व्यक्ति के सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं, आत्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, हम अब यहाँ पर आत्म की परिभाषा देते हैं। हम यह भी जानते हैं कि स्थिति विशेष में लोग भिन्न तरीके से व्यवहार करते हैं, किंतु एक व्यक्ति विशेष का व्यवहार एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सामान्यतः पर्याप्त रूप से स्थिर होता है। व्यक्ति के व्यवहार का यही अपेक्षाकृत स्थिर स्वरूप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता है, लेकिन इन अलग अलग परिस्थितियों में किए गए व्यवहार का जो पैटर्न होता है, ठीक है, वो अपेक्षाकृत रूप से कैसा स्थिर होता है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान के चलो एक व्यक्ति को सामान्यतः ज़्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, लेकिन वो उसकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट है, एक गुण है। अब मान के चलिए कि वो किसी स्थिति में ज़्यादा बात को मतलब ज़्यादा जो बोल रहा हुआ उसको ज़्यादा देर तक सहन कर सकता है, और किसी केस में वो बहुत कम सहन कर पाएगा और वो जो है गुस्सा हो जाएगा। जैसे मान के चलो एक लड़का है, ठीक है, उसकी शादी हो गई। जब उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बोलती है तो वो तुरंत ही मतलब हो जाता है, उस पर रिएक्ट करता है। लेकिन जब वह बाहर जाता है, जब दूसरे लोग ज़्यादा बोलते हैं तो वो एक लंबे समय तक प्रयास करता है कि चलो मुझे कहना ना पड़े, मुझे गुस्सा ना होना पड़े, या मैं अपनी मतलब जो मुझे नापसंदगी वो यहाँ जाहिर ना करना पड़े। तो हो सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को टॉलरेट करे, ठीक है, यानी कि उसको सहिष्णु करे, मतलब सहन करे। ठीक है, तो क्या होता है, देखो उसका जो मूल ट्रेट है कि उसको ज़्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं है, तो वो तो अपेक्षाकृत रूप से स्थायी है, माने उस तब भी पसंद नहीं है, बस अलग अलग परिस्थितियों में उसका जो डिग्री है, जो कोण है,
वो अलग अलग हो सकता है। ये होता है क्या, ये होता है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व की सीधी परिभाषा है कि जब व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में जो अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार होता है, जो अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार है, वही जो है किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व या पर्सनालिटी को अभिव्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, करता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व वाले प्रतीत होते हैं। यही रीजन है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग वो गुण होते हैं। तो यही कारण है कि जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं उनके जो व्यक्तित्व है वो विभिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। तो यही रीजन है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है या जो अभिव्यक्ति है वो अलग अलग होती है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये व्यक्तित्व व्यक्तियों के विविध व्यवहारों में प्रतिबिंबित होते हैं, बिल्कुल। और ये जो व्यक्तित्व के गुण है या जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तियों के जो किसमें विविध व्यवहारों में प्रतिबिंबित या दिखाई भी देता है। ठीक है कि नहीं। तो आपने देखा होगा ना कि जैसे कई टीचर होते हैं, हमें मालूम है कि वो टीचर जो है बहुत ही चिड़चिड़े हैं, तो तुम्हें मालूम है कि यदि जैसे ही हम क्वेश्चन पूछेंगे या कुछ भी जो है क्रिएटिव क्वेश्चन पूछेंगे वो तुरंत ही क्या एक तरीके से भड़क जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो ये जो है क्या आप लोगों को पता है, तो आपको क्यों पता है, क्योंकि उसने विभिन्न परिस्थितियों में ये स्थायित्व दिखाया इस व्यवहार में कि कोई भी व्यक्ति एक नया क्वेश्चन पूछता है, जो क्रिएटिव क्वेश्चन है, वो उसको पसंद नहीं करते हैं, उस पर चिड़चिड़ाते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में बात आ गई होगी कि व्यक्तित्व क्या है, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो हम चलते हैं कहाँ पे, अपनी नोट्स से शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये खुद की मेरी हैंड रिटन नोट्स है। मैंने जो है वर्ग 3 में पूरी जो है साइकोलॉजी पैडागोजी पढ़ाई थी। ठीक है, पूरी एक तरफ से प्रत्येक सब्जेक्ट के मेरे पास पैडागोजी के नोट्स हैं और मैं धीरे धीरे करके आपको क्वालिटेटिव पैडागोजी, क्वालिटेटिव शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं या क्वालिटेटिव बाल विकास पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आप मेरे नोट्स मिला लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल से मिला लेना, कहीं पर भी आपको अभी ये हिंदी में है पर्सनालिटी, लेकिन जितने भी इसके आज चैप्टर आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे, यानी बाइलिंगुअल नोट्स होंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति ये नोट्स अवेल करना चाहता है वो मुझसे संपर्क कर ले। और वर्ग 1 और 2 में जो 30 या 45 नंबर की पैडागोजी आनी है उसमें जो है ये समझ लीजिए 40 से 42 नंबर आप आसानी से इन नोट्स को पढ़कर ला सकते हैं या मेरी कोचिंग को फॉलो कर ला सकते हैं। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट, जैसे मैथ साइंस में पढ़ाने वाला हूँ पूरा, उसमें ही आपको जो है अच्छे पीवी की एक तरीके से मेरे पास जो है पेनिसिया है, दवाई है एक तरीके से कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और कितनी गहराई हो सकती है उन क्वेश्चन या प्रश्नों में। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही है कि मेरे 127 नंबर है एमपी टेट वर्ग 3 में। ठीक है, ये मेरा पहला रिक्रूटमेंट एग्जाम था। ठीक है, तो उसके अलावा और भी दिए, लेकिन ये मेरा मतलब मैंने जो तैयारी करके दिया था बहुत अच्छे से और पूरे कंटेंट जो है करके, तो ये मेरा पहला एग्ज़ाम था, बहुत अच्छा गया और आशा करते हैं कि एमपी में मुझे जॉब मिल जाएगी। ठीक है, आपको भी मैं समझा रहा हूँ कि आप कोचिंगों पर ना भटकें, ये पुराना मटेरियल पढ़ाते हैं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप मुझे पैसे तो दे नहीं रहे, लेकिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पैसा तो आपका लौटा, पैसा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका समय चला जाएगा, आपकी जॉब चली जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के बारे में। तो पर्सनालिटी या हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? व्यक्तित्व कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। मेरे प्यारे दोस्तों, रीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पर्सनालिटी शब्द है वो किस भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो रीट 2022 में आ चुका है। तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पर्सोना शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है मास्क या मुखौटा। इसका अर्थ क्या है? मास्क या मुखौटा, जिसे पहनकर यूनानी लोग मंचों पर अभिनय करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, प्राचीन काल में जो ग्रीक या यूनानी लोग थे वो इन जो मास्क हैं या जो मुखौटा है उनको पहनकर लोक मंच पर क्या करते थे? अभिनय या नाटक खेला करते थे। और ये शब्द वहीं से निकला है पर्सोना, और पर्सोना को ही बाद में हमने क्या बना दिया है इंग्लिश में? पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये हुई अपनी क्या शब्द की जो है तरीके से इटिमोलॉजी हो गई। अब बात करते हैं कि आरवी कैटल साहब हैं जो रेमंड
कैटल साहब हैं वो क्या कहते हैं, व्यक्तित्व को क्या मानते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा साफ साफ। तो रेमंड कैटल साहब की बात सुनने का प्रयास करते हैं। आरबी कैटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा, कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। ये क्या कहना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि यदि आपको किसी की पर्सनालिटी के बारे में पता है तो आप इस बात की प्रेडिक्शन या अनुमान या पूर्व अनुमान लगा सकते हो कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में किस व्यवहार को करेगा। ठीक है, तो ये बात किसने की, आरबी कैटल ने। और आपको इसके साथ साथ परिभाषा किस लिए होती है मेरे दोस्तों, शिक्षक एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जानी चाहिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि परिभाषाएं मेमोरी को चेक करती हैं। हम शिक्षक की मेमोरी को चेक करना नहीं चाहते, उसके लिए तो हम जीके जीएस पूछते हैं। हम शिक्षक के अंदर पेडागोजी की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, पेडागोजी की समझ पूछना चाहते हैं। और परिभाषा इसलिए गढ़ी जाती है क्योंकि परिभाषा से आपको जिस टॉपिक पर वो परिभाषा है उस टॉपिक की बात समझ में आ जाए। तो आरबी कैटल क्या कहना चाहते, आरबी कैटल चाहते हैं पर्सनालिटी के शब्द एक तथ्य है, एक ऐसी माने एक तरीके से एक गुण होता है एक किसी व्यक्ति का जिसके द्वारा हम ये पता लगा लेते हैं, जिसके अगर हमें इसका मालूम है तो ये पता लग जाता है, पूर्व अनुमान कर सकते हैं इसका कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगली जेपी गिलफोर्ड, कौन है, जेपी गिलफोर्ड। तो जेपी गिलफोर्ड साहब क्या कहते हैं देख लेते हैं। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ये कह रहे हैं कि जो व्यक्तित्व है वो जो अपने अंदर ट्रेड्स हैं, जो गुण हैं, उनका जो कोऑर्डिनेशन ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो जो गिलफोर्ड साहब है वो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में जो सारे ट्रेड्स हैं, जो गुण हैं या जो शील गुण हैं, उनको एक तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है आप उस कोऑर्डिनेशन को ही एक साथ हम पर्सनालिटी या व्यक्तित्व कहते हैं। अब आइए वॉटसन की बात करते हैं, जो व्यवहारवादी रहा है। अधिगम की बात करें तो व्यक्तित्व वह सब है जो हम करते हैं। ये कह रहा है कि जो कुछ भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, वो सभी क्या है, वही व्यक्तित्व है। वॉटसन ये कहते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं नॉर्मल परिभाषा की। ठीक है, कि व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व इंग्लिश वाले पढ़ लें, पर्सनालिटी इंडिविजुअल्स यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट ऑफ एंड फीलिंग्स। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के अद्वितीय एवं अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार के अनुक्रम और विचार एवं भाव हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के अद्वितीय अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार के जो पैटर्न है, जो अनुक्रम है, का विचार एवं भाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। अगली बात करते हैं पर्सनालिटी की। ये पहला पेज है। व्यक्तित्व क्या कहे, तो व्यक्तित्व से तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। तो उससे तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये व्यक्तित्व ऐसे विशिष्ट तरीके होते हैं किसी व्यक्ति के जिनके द्वारा कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में और के प्रति कैसी अनुक्रिया करेगा, इसका हमें पता चलता है। अल्टीमेटली ये पूरा पेज ये कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जो है, चाहो आप तो ये नोट्स बना भी सकते हो, चाहो तो ये मुझसे अवेल भी कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे मैं जो है आपको, आप अगर मुझसे डाउट आ जाइए तो मैं आपको फोटो कॉपी भी करवा सकता हूँ। ठीक है, और वरना आप लिख सकते हो तो आप लिख लो। ठीक है, मैं 2 महीने में सारी पेडागोजी लगभग मैं कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला जो है इसमें पेज नंबर 2, कितना पेज नंबर जो है अपन पढ़ेंगे 2। ठीक है, तो पेज नंबर 2 किसी व्यक्ति से विचार, भाव एवं क्रियाओं का प्रत्यक्षण होता है। सामान्यतः व्यक्तित्व में ये 3 लक्षण दिखाई देते हैं। तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से विचार, भाव एवं क्रियाओं का प्रत्यक्षण होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हिंदी में गलत लिखा है, किसी व्यक्ति के व्यक्ति नहीं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व कर लेना। ठीक है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से विचार, भाव एवं क्रियाओं का प्रत्यक्षण होता है। सामान्यतः व्यक्तित्व में ये 3 लक्षण दिखाई देते हैं। ये क्या कहना चाहिए लाइन, ये लाइन कहना चाह रही है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से उसके भाव, उसके विचार और उसके करने वाला वो एक्शन, इन सब चीज़ों का हमें क्या होता है,
क्या होता है, इन सब चीज़ों का हमें प्रत्यक्षण होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है, उसका पता या परसेप्शन होता है कि वो किस प्रकार के चीज़ें करेगा और किस प्रकार के भाव है उसके, किस प्रकार की क्रियाएं करता है वो, किस प्रकार का उसका व्यवहार है। इन सब चीज़ों को पता चलता है व्यक्तित्व से। अब व्यक्तित्व में 3 चीज़ें कौन कौन सी समाहित है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है विचार, भाव एवं क्रियाओं को पहचानना। पहचान या अनन्यता, पहचान या अनन्यता एक ही चीज़ होती है। देखो दोस्तों, वर्ग 3 में जो हुआ वो ये हुआ कि एमपी के जो बच्चे होते हैं या ऑल इंडिया के जो बच्चे होते हैं वो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को या शिक्षा मनोविज्ञान को या पेडागोजी को पढ़ते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन अपन को पढ़ना टेक्निकल भाषा में, ताकि आपको पढ़ते पढ़ते शब्दों से आप रूबरू हो जाएं, कठिन शब्दों से, तब क्योंकि क्वेश्चन तो टेक्निकली भाषा में आएंगे। तो कम से कम 40% बच्चे तो इसलिए फेल हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन सही नहीं लगा पाते हैं आंसर, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है। ठीक है, तो विचार, भाव एवं क्रियाओं को पहचानना या उसकी पहचान या अनन्यता के व्यवहारिक घटक हैं जो कि एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है। थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस आर कंसिडर्ड एज बिहेवियरल कंपोनेंट्स ऑफ आइडेंटिटी दैट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल। तो विचार, भाव एवं क्रियाओं को पहचानना या पहचान करना इनकी अनन्यता के व्यवहारिक घटक हैं। पहचान के ये क्या है, घटक हैं जो कि एक व्यक्तित्व को दूसरे से अलग करता है। सही बात है, किसी व्यक्ति के विचार, किसी व्यक्ति के भाव और किसी व्यक्ति की क्रिया ही उसको दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं। ये लाइन ये दर्शा रही है। ठीक है, पहली बात। दूसरी में क्या कह रही है, व्यवहार प्राथमिक रूप से आंतरिक कारणों के कारण होता है बजाय बाह्य कारक की तुलना में। दूसरी लाइन ये कह रही है कि जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो प्राथमिक रूप से आंतरिक कारणों से होता है बजाय बाह्य कारण की तुलना में या बाह्य कारक की तुलना में। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्राइमरी कॉज ऑफ बिहेवियर है वो है इंटरनल, ना कि एक्सटर्नल। तो हम जो व्यवहार करते हैं वो इंटरनल करते हैं, क्योंकि हमारे थॉट है हमारे व्यक्तित्व में या हमारी माइंड में है, इसलिए हम कोई व्यवहार करते हैं, ना कि हम किसी बाह्य कारक की वजह से। थर्ड क्या कह रहा है, द बिहेवियर्स ऑफ द पर्सन सीम टू हैव ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। व्यक्ति का व्यवहार संगठन एवं संरचनात्मक होता है। तो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो संगठनात्मक कैसा होता है, देखो लगातार जो है, जब कोई भी व्यक्ति लगातार अपने वातावरण से इंटररिएक्शन या अंतर क्रिया करता है तो वो क्या करता रहता है, अपने विचारों, भावों और क्या करता है, एक तरीके से व्यवहार को क्या ऑर्गेनाइज करता चला जाता। ऑर्गेनाइज का अर्थ होता है उसको एक तरीके से क्रम में लगाता चला जाता है, उसको संगठित करता चला जाता है। जैसे कोई दुकान में सामान फैला पड़ा है, आप क्या करते हो, उस सामान को पूरी दुकान में एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लगा देते हो। इसी प्रकार से हम भी लगातार नए नए ज्ञान आता, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उसको कहाँ पर भेजना है, कहाँ पर वो अच्छी तरीके से सही रहेगा, किसके साथ वो चीज़ जुड़ेगी, उसे इस प्रकार की क्रिया करना क्या है, संगठन कहलाता है। और संरचनात्मक होता है, कैसा, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आलपोर्ट क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा आलपोर्ट की। तो हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों ही इसको पढ़ लें। आलपोर्ट की परिभाषा पूछ ली गई है यूपी टेट में कई बार, ठीक है, और हरियाणा टेट में पूछ ली गई है और एक बार रीट में पूछ ली गई। ठीक है, पर्सनालिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द पर्सन। ठीक है, तो पर्सनालिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द पर्सन ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइंस द यूनिक एडजस्टमेंट टू वंस एनवायरनमेंट। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आलपोर्ट की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, देखो हिंदी में देखो आलपोर्ट क्या कह रहे हैं, हिंदी में कह रहे हैं आलपोर्ट साहब, देखो हिंदी में कह रहे हैं आलपोर्ट साहब, व्यक्तित्व मनोशारीरिक प्रणाली का एक गतिक या गत्यात्मक व्यवस्थापन है जो व्यक्ति के अंदर चलता है। यह निश्चित करता है कि व्यक्ति अपने पर्यावरण से अद्वितीय रूप से समायोजन करता है। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी है, एक मनोशारीरिक सिस्टम है जो एक व्यक्ति के अंदर लगातार चलता रहता है, लगातार जो है क्या गति में बना रहता है, लगातार इसमें जो क्रिया होती है लगातार यह क्रिया करता रहता है, मैंने गतिक रहता है, मैंने डायनामिक स्थिति में रहता है, लगातार कार्य करता रहता है और व्यवस्थापन करता रहता है जो व्यक्ति के अंदर चलता है। यह निश्चित करता है कि कोई व्यक्ति अपने पर्यावरण से अद्वितीय रूप से समायोजन करता हो रहा है। इसी के कारण कोई व्यक्ति अपने पर्यावरण के, अपने आसपास के पर्यावरण के साथ क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है। ठीक है दोस्तों,
आई होप यहाँ तक जो मैं आपको पढ़ाया ये क्या था, ये थी पर्सनालिटी की पहचान। कई बार क्या होता है आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि बताओ ये अधगम है कि ये क्या है, तो आप जब तक इन चीज़ों को नहीं समझोगे एक शब्द को कि व्यक्तित्व है क्या, तब तक आप नहीं पहचान सकते हो कि ये स्टेटमेंट व्यक्तित्व से, स्टेटमेंट अधगम से, स्टेटमेंट मेमोरी का, स्टेटमेंट बुद्धि का, ये स्टेटमेंट जो है अलग अलग किसका है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, एक व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसको ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जो प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक की हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला कारक है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैविक कारक। दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक। तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स या वातावरणीय कारक। क्या कहते हैं इसे, या वातावरणीय कारक। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो ब्रॉड फैक्टर हैं, जो कारक है, वो तीन है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल। तो क्या लिखोगे, BPA, ठीक है, या PEB याद कर लो, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, PEB तो याद रहेगा MP से, MPEB। P माने साइकोलॉजिकल, E माने एनवायरमेंटल और B माने बायोलॉजिकल। तो हमारे व्यक्तित्व को कौन प्रभावित कर रहा है, तो PEB तो कर रही है ना, तो रिजल्ट देती है टाइम पर, और ना ही बिल्कुल जो है एक तरीके से पेपर आउट ना हो, तो जो आउट ना हो पेपर, तो ऐसा एक भी पेपर नहीं कराया PEB ने। तो PEB हमको प्रभावित कर रही है ना, पढ़ते पढ़ते क्या हाल होगा MP के बच्चों का, है ना। तो PEB याद रख सकते हो। अब PEB तो अपनी पर्सनालिटी को प्रभावित कर रही, तो पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, PEB। P माने साइकोलॉजिकल, E माने एनवायरमेंटल और B माने बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब एक एक फैक्टर को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आए और यदि आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाएं। अगला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जैविक कारक। पहला कारक यही पढ़ा था ना PEB में, ठीक है, तो B पहला सजेस्ट करना है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपना जो बॉडी बिल्ड है, जो शारीरिक संरचना है, वो एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। मैं बता देता हूँ, बायोलॉजिकल फैक्टर का जैविक कारक का मतलब है कि जो हमारे शरीर से जुड़ा है, जो जन्मजात है, कैसा है, जन्मजात है, वो होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। यानी कि हमारे जो जीवन से जुड़ा है, जो हमारे जन्मजात है, हमारे साथ सारी चीज़ें, उसे हम कहते हैं क्या, बायोलॉजिकल फैक्टर। जैसे बॉडी बिल्ड, हमारी शरीर की संरचना कैसी है, ये तो हमारा जन्मजात है। मम्मी पापा के जो अनुमानिक लक्षण वो पहले ही निर्धारित कर दिए, हमारी क्या चीज़ें क्या क्या विकसित होंगी, है ना। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, शारीरिक आकर्षण है, वो भी बिल्कुल शारीरिक है। जैसे कोई व्यक्ति गोरा है, अच्छा है, लंबा ऊंचा, तो ये तो क्या है, ये तो क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये तो जन्मजात है ना, उसका जन्म से होगा, जन्म से आया है, उसके अंदर जन्म से ही जो है अनुमानिक कारक कैसे हैं कि वो इस प्रकार का है, ठीक है। तीसरा है समव्यवस्थापन, होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का अर्थ होता है कि अपने आप को संतुलन की अवस्था में लाना, शरीर को संतुलन की अवस्था में रखना, ठीक है, उसे कहते हैं समव्यवस्थापन। अब फिजिकल डिफेक्ट, शारीरिक कमी या दोष, ये भी जन्मजात होते हैं। तो शारीरिक कमी या दोष कैसे हो सकते हैं, जन्मजात। जैसे मान के चलो किसी के अंदर जो है एक एक्स गुण कम हो गया, तो अब उसे क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ऐसे कई कारक हैं जो अनुमानिक कारण होते हैं, जो फिजिकल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना कि उनके जो पैर विकसित नहीं है, या हाथ छोटे छोटे रह गए, या हाइट बहुत छोटी रह गई है ना, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तीसरा है हेल्थ कंडीशन, स्वास्थ्य की स्थिति। तो कई लोग कैसे होते हैं, मेंटल टाइट होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं इनका नर्वस सिस्टम का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, बहुत कमजोर होता है शुरुआत जन्म से ही। तो ये क्या है, हेल्थ कंडीशन। ये सारी चीज़ें कौन से फैक्टर हैं, ये बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जो हमारे शरीर से जुड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये डायरेक्ट शरीर से जुड़े हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर आपको समझ में आए होंगे। तीसरा है आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक। तो मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से, तो इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स, बौद्धिक निर्धारक। तो बौद्धिक निर्धारक क्या है कि आप जो बुद्धि कैसी है, आपकी बुद्धि किस प्रकार के कार्य करेगी, तो उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स। ये सब मनोवैज्ञानिक कारक हैं। इमोशनल डिटर्मिनेंट, सांवेगिक जो हमारे अंदर एक तरीके से भाव है, ये सब चीज़ें क्या है, ये साइकोलॉजिकल। आप संवेग रूप से क्या क्या किस तरीके से मतलब अपने आप को समावेश करते हो, या कैसे संवेग हैं आपके। सेल्फ डिस्क्लोजर, स्वयं प्रकटीकरण कैसा है। जैसे कि कई लोग अपने आप को जो है सेल्फ डिस्क्लोजर नहीं करते ना, इंट्रोवर्ट रहते हैं, तो जो ज़्यादा प्रकटीकरण ये मनोवैज्ञानिक कारक है। क्यों करते हैं, कई बार ऐसा होता है तो उनके साथ कोई घटनाएं घट जाती है छोटे में, तो वो सेल्फ डिस्क्लोजर करना पसंद नहीं करते हैं, तो उनको मनोवैज्ञानिक कारक की वजह से वो ऐसे हैं, ठीक है। एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट, आकांक्षा एवं उपलब्धि, ये सब चीज़ें कैसे मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आते हो। आई होप दोस्तों
अब आशा करता हूँ कि आपको पीईबी में जो बी है बायोलॉजिकल और जो पी है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का साइकोलॉजिकल कारक है। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन मैंने देखे, मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा आपको वर्ग 2, 3 और हरियाणा हर स्टेट के अपने वो करेंगे तो तब आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन कौन सा आखिरी कारक, ई कारक, पीईबी में ई रह गया ना, तो ये है इन्वायरमेंटल कारक या वातावरणीय कारक। क्या है? इन्वायरमेंटल या वातावरणीय कारक। तो इन्वायरमेंटल कारक के अंतर्गत कौन आता है? तो सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस का अर्थ है सामाजिक, क्या होती है? सामाजिक स्वीकार्यता। क्या होती है? सामाजिक स्वीकार्यता। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है क्योंकि ये वातावरण से जुड़ा है, क्योंकि समाज क्या है? वातावरण का हिस्सा है ना। तो समाज मैंने आपको कैसे एक्सेप्ट करती है ये ध्यान रखना है, समाज वातावरण का हिस्सा होती है ना, तो वातावरण ही तो है। तो सोशल माने आपके आसपास का। तो एनवायरनमेंट का अर्थ यहाँ पर वो नहीं है जंगल वगैरह है ना, तो ध्यान रखना एनवायरनमेंट का अर्थ है कि उसके चारों ओर पाए जाने वाले हर चीज़। ठीक है कि नहीं? उसका स्कूल, उसका परिवार, उसके आसपास के समाज है ना, ये सब चीज़ें। सोशल डेप्रीवेशन, सामाजिक एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, दबाना कहते हैं। इसे सामाजिक डेप्रीवेशन माना होता है एक तरीके से सामाजिक रूप से दबे कुचले, है ना, तो ये चीज़ होगा अपना। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। एजुकेशनल फैक्टर, शैक्षिक कारक, जैसे आपने देखा कई समाजों में पढ़ने का एक तरीके से वो ही नहीं है, इन्वायरमेंट ही नहीं है ना, तो ये क्या है? एजुकेशनल फैक्टर्स भी क्या आते हैं? इसके अंदर का आते हैं, इन्वायरमेंटल के अंतर्गत। फैमिली डिटर्मिनेंट्स, ये भी इसके अंतर्गत है। फैमिली माने अपना परिवार निर्धारक, जो परिवार के लोग हैं या जो परिवार में आने वाले लोग हैं। ठीक है। इमोशनल क्लाइमेट ऑफ होम एंड ऑर्डिनल पोजीशन, आप यदि घर में रहते हैं तो घर में आपके यहाँ पर कैसी सामूहिक स्थिति है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स हमेशा ही लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, उनमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं बहुत तेज तेज, तो बच्ची का जो है जो सामूहिक विकास है वो बहुत खराब होगा, और बच्चा डरा, और जो हो सकता है कि बच्चा जो है किसमें चला जाए, तो हो सकता है कि बच्चा एक तरीके से मेंटली जो है टॉर्चर हो जाए और कोई मेंटली रूप से मतलब कुछ कमी आ जाए। ठीक है। और आप जिस पोजीशन में ऑर्डर पोजीशन में, ऑर्डिनल पोजीशन माने आप जिस पद पर हैं, जिस पद पर रहे हैं आप, जैसे कोई आप नौकरी कर रहे हैं या जिस पद का ग्रहण किए हैं, उस पद का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका इमोशनल क्लाइमेट एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है। जैसे मान के चलो आप जिस पोजीशन पे है, उसके ऊपर जो साहब है वो आपको बहुत क्या करता है, आपका शोषण करता है, आपको बहुत तरीके मतलब एक तरीके से दबा के रखता है ना, भद्दे भद्दे वर्ड बोलता है, तो ये चीज़ अभी क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो आपने देखा होगा कि अभी एक फौजी ने जो है बहुत सारे लोगों में गोली चला दी, फौजियों में। ठीक है। और वो जो है खुद को गोली मार ली। तो ये क्या है, उस पोजीशन पर उसका शोषण हो रहा था, इसके वजह से उसका जो है एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स काम कर गया और उसमें व्यक्तित्व में जो है परिवर्तन आ गया और उसने जो है ऐसा कर लिया। साइज ऑफ द फैमिली, परिवार का आकार भी इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है। तो ये हो गया अपने क्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। देखो इसको बहुत अच्छे से समझना है तो कैसे समझ सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि जो पर्सनालिटी है, तो पर्सनालिटी इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू बी, तो पी ई बी। तो ठीक है, देखो ये पी ई बी मैंने इसमें लिखा थोड़ा वैसा है, तो मैंने जो अभी बनाई है। ठीक है। ठीक है। तो पी पर्सनालिटी इज इक्वल टू क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कैसे होता है, तो फिजिकल डिटरमिनेंट में शारीरिक निर्धारक, साइकोलॉजिकल निर्धारक और एनवायरमेंटल निर्धारक, इन सब चीज़ों का जो इंटर रिएक्शन है, जो अंतर क्रिया है, ये गुणा नहीं कहते इसको। ठीक है, ये मैथ थोड़ी है। तो क्या बोलेंगे आप, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और वातावरणीय कारकों का आपस में अंतर क्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यहाँ पर जो मल्टीप्लाइकेशन का जो चिन्ह लगा रहा है तो उसे गुणा मत बोला करो, है ना, सूत्र रूप में नहीं है ये, मतलब इसका मतलब होता है इंटर रिएक्शन। क्या होता है, इंटर रिएक्शन। तो क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी का निर्माण फिजिकल एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स या कारक के आपस में अंतर क्रिया के कारण होता है। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि पर्सनालिटी या व्यक्तित्व विकास के ये 3 कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी अप्रोच। देखिए पर्सनालिटी को जो है अध्ययन करने के लिए, पर्सनालिटी को समझने के लिए या पर्सनालिटी क्या है इसको समझने के लिए कई 2, 3, 4 प्रकार के अप्रोच आए, जिसमें से एक अप्रोच है टाइप अप्रोच, टाइप ऑफ पर्सनालिटी अप्रोच एंड इट्स थ्योरी। इसमें हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व माने, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप अप्रोच। टाइप माने प्रकार, प्रकार उपागम माने इन प्रकार इसके अंतर्गत आने वाली सारी थ्योरियाँ, माने
क्या बताती हैं, व्यक्तित्व को प्रकार में बांटती हैं, कि व्यक्तित्व को क्या में बांटती है, प्रकार में बांटती है। व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, कोई कहेगा 6 प्रकार के होगा, 4 प्रकार के होगा, 3 प्रकार के, यानी कि इस अप्रोच के अंतर्गत व्यक्तित्व को क्या में बांटा गया है, प्रकार या टाइप के रूप में बांटा गया है। ठीक है, अब इसका अध्ययन करते हैं, टाइप अप्रोच। तो पहली जो अप्रोच पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप अप्रोच। इसे बॉडी बिल्डिंग या सही रचना प्रकार सिद्धांत भी कहते हैं। टाइप अप्रोच को कभी कभी हम बॉडी बिल्डिंग या जो सही रचना प्रकार सिद्धांत भी कहते हैं। रीड में क्वेश्चन आया था यहाँ से, ठीक है, टाइप अप्रोच के जनक कौन है, ये पूछा गया था। टाइप अप्रोच अटेम्प्ट टू कंप्रेहेंड ह्यूमन पर्सनालिटी बाय एग्जामिन सर्टेन अब्रोड पैटर्न इन द ऑब्जर्व्ड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, हिंदी में इसको पढ़ के बताती हूँ, समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, प्रारूप विज्ञान में टाइप अप्रोच व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहार परक, व्यक्ति के, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको क्लियर। ठीक है, तो प्रारूप उपागम व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहार परक विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूपों का परीक्षण कर मानव व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यवहार परक स्वरूप के व्यक्तित्व के किसी एक प्रकार को इंगित करता है, जिसके अंतर्गत उस स्वरूप की व्यवहार परक विशेषता की समानता के आधार पर व्यक्तियों को रखा जाता है। देखो, इसमें होता क्या है कि व्यक्ति में के अंदर क्या करते हैं, व्यवहार का हम अवलोकन करते हैं, परीक्षण करते हैं। ठीक है, और विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूप, और किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो व्यापक व्यवहार है, मतलब जो ज़्यादा उसके व्यवहार अगर हो रहा है, उसी व्यवहार के आधार पर उसके व्यवहार का क्या कर देते हैं, टाइप, मतलब टाइप, और उसको उस टाइप में रख देते हैं। ठीक है कि नहीं, ये इतनी बात कही इस बात में, ये जो तुझे बात पढ़ी इसमें ये बात कही गई है। अब पढ़ते हैं, देखो, द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स हैड आ प्रपोज आ टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन फ्लूइड और ह्यूमर। ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने एक व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान प्रस्तावित किया जो फ्लूइड या द्रव अवस्था या ह्यूमर पर आधारित है। इसलिए हिप्पोक्रेट्स को प्रारूप विज्ञान का जन्म कहते हैं, या जो है टाइपोलॉजी का जनक कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पर्सनालिटी में टाइपोलॉजी या प्रारूप विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो पर्सनालिटी में जो टाइप अप्रोच है या जो टाइपोलॉजी है, टाइपोलॉजी और टाइप अप्रोच एक ही बात है। ठीक है, टाइपोलॉजी का अर्थ क्या है इसमें, कि यानी कि टाइप में बांटी गई, कोई भी चीज़ कार में बांटी गई, टाइप में बांटी गई, प्रकार में बांटी गई है। तो यदि पूछा जाए कि बताइए टाइप अप्रोच या टाइपोलॉजी अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी का जनक कौन है, तो आप लिखोगे हिप्पोक्रेट्स। क्यों है, क्योंकि इसने सबसे पहले जो है फ्लूइड के आधार पर, FLUID फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड के आधार पर या द्रव के आधार पर या ह्यूमर के आधार पर जो है पर्सनालिटी को बांटा था सबसे पहले। यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि जो बताइए सबसे पहले पर्सनालिटी की सबसे पुरानी थ्योरी कौन सी है, तो आप यही लगा देना। ठीक है, सबसे पुरानी थ्योरी। सबसे पहला प्रकाश सिद्धांत किसने दिया, तब भी यही क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। ठीक है, रीट शायद 2017 या 16 या 18 में। ठीक है, सबसे पहला प्रकार सिद्धांत या सही रचना प्रकार सिद्धांत हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि सबसे पहला प्रकार सिद्धांत या टाइप थ्योरी या बॉडी बिल्ड थ्योरी किसने दी है, तो वो दी हिप्पोक्रेट्स ने दी है। और जो किसके आधार पर दी है, जो फ्लूइड ह्यूमर या जो है किसके आधार, फ्लूइड ह्यूमर या द्रव के आधार पर दी है। 400 ईसा पूर्व जन्मे यूनान के दार्शनिक हिप्पोक्रेट्स ने एक ग्रंथ माने की किताब, मनुष्य की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर, या ठीक है, मनुष्य की प्रकृति की रचना में व्यक्तित्व का उल्लेख किया था। सीधा क्वेश्चन आएगा कि बताइए हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले द्रव या ह्यूमर या जो फ्लूइड के आधार पर पर्सनालिटी को बांटा था। इस पर्सनालिटी का वर्णन हिप्पोक्रेट्स की कौन सी किताब में देखने को मिलता है, तो मनुष्य की प्रकृति। कौन सी, मनुष्य की प्रकृति में देखने को मिलता है। अच्छा, उनके अनुसार व्यक्ति के शरीर में 4 प्रमुख द्रव पाए जाते हैं। उन्होंने ये बताया था कि किसी व्यक्ति के शरीर में प्रमुख रूप से 4 द्रव पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 4 द्रव पाए जाते हैं। और इन्हीं 4 द्रव के आधार पर पर्सनालिटी के प्रकार भी बताए, कितने, 4 का, प्रत्येक द्रव के लिए एक पर्सनालिटी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आप तक जो है चीज़ें पहुंच रही होंगी और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलो। इन चारों द्रव्यों में से कोई एक द्रव्य प्रधान होता है। अब इन चारों द्रव्य में से किसी व्यक्ति में एक द्रव्य ज्यादा पाया जाता है और उसी के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है, और इसी के कारण किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है।
इस प्रकार हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए, क्योंकि 4 प्रकार के द्रव तो 4 प्रकार की पर्सनालिटी। ठीक है, पहला जो द्रव बताया या इन्होंने जो ह्यूमर बताया या जो द्रव बताया वो बताया एलोबाइल या पीला पित्त। क्या है? एलोबाइल या पीला पित्त। तो जिस व्यक्ति में पीला पित्त या एलोबाइल की प्रधानता होती है उस व्यक्ति में क्रोध जल्दी या एंगर, क्रोध और इंग्लिश में कहते हैं एंगर, क्रोध या एंगर जल्दी उत्पन्न होता है। वह व्यक्ति तुनक मिजाजी भी होता है। इस प्रकार को कोलरिक की संज्ञा दी गई है। तो कोलरिक शब्द है जो है यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है। कोलरिक का अर्थ होता है क्रोध करने वाला। ठीक है, ध्यान रखना, क्रोध करने वाला, इसलिए यहाँ पर ये यूज किया गया है, ध्यान रखना। ठीक, यूनानी शब्द है कोलरिक। तो देखो एंगर या कोलरिक एक ही बात है, तो रटना नहीं है। एंगर इंग्लिश में कहते हैं और यूनान की भाषा में, क्योंकि एक डेड लैंग्वेज है यूनान, ठीक है, तो इसलिए अपन डेड माने मरी मृत भाषा है। ठीक है, क्योंकि अब यूज नहीं होती ना, तो इसलिए तो कॉलरिक या एंगर एक ही बात है, तो इसको रटना नहीं है कि एलो पित्त या जो है पीला पित्त वाले जो व्यक्ति होता है उसे कॉलरिक या इसे एंगर व्यक्ति भी कहते हैं। इसको जो है गुस्सा आती है और तुनक मिजाजी भी होता है। तो आपको सीधा याद रखना है कि एलो वाला व्यक्ति कैसा होता है, तो क्रोधी माने एंगर करता है, ठीक है, या एंगर या कॉलरिक एक ही बात है, कॉलरिक और तुनक मिजाजी होता है। तो ये होगा एलोबाइल, आपको एक चीज याद रखना। ठीक है, अगला ब्लैक बाइल, काला पित्त। जिस व्यक्ति में काले पित्त की प्रधानता होती है उस मनुष्य की चित्त प्रकृति में दुख, अवसाद, दुख मानो सैडनेस, अवसाद मानो डिप्रेशन व तमस की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को मेलानकोलिक या निराशावादी मान लिया जाता है। तो देखिए जिस भी व्यक्ति में जो होता है ब्लैक है, तो सब कुछ ब्लैक दिख रहा, तो आदमी कैसा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, ठीक है, डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको तमस माने काला माने एक तरीके से तमस की वृद्धि हो जाती है, और मेलानकोलिक या निराशावादी माना जाता है। तो आपको क्या रखना है, याद रखना है ब्लैक जो बताओ, जब आपका भविष्य काला दिखाई दे, माना कि अब आगे कुछ होने वाला नहीं, तो आपको क्या, आप दुखी हो जाओगे, है ना, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको हर चीज जो है गलत गंदे विचार आएंगे, सैडनेस होगी, तो यानी कि आप क्या तामसी होगा, तमस हो गए, है ना। और उसके अलावा इसको ही क्या कहते हैं, मेलानकोलिक, क्या कहते हैं, अवसाद को, एक तरीके से अवसाद और डिप्रेशन को मेलानकोलिक। तो ब्लैक ये जो काला पित्त वाले को क्या कहते हैं, मेलानकोलिक कहते हैं। अब ब्लड बाइल या रक्त पित्त, ठीक है, ब्लड बाइल में रक्त पित्त। तो जिस व्यक्ति में रक्त पित्त की प्रधानता होती है उस व्यक्ति में उत्साह अधिक होता है। एक बात बताओ, कैसे याद रखोगे लॉजिकल, आप में यदि जो बताओ ब्लड ज़्यादा यानी कि आपको हष्ट पुष्ट खूब हो ना, अच्छे हो, ठीक है, शरीर में, तो आप कैसे रहोगे, हमेशा आप उत्साहित रहोगे, है ना, जोशीले रहोगे। ऐसा व्यक्ति खुश भी रहोगे, जब जोशी में रहोगे तो खुश रहोगे, है ना, और जो क्या रहोगे आप, जो है उत्साहित रहोगे, खुशमिजाजी रहोगे। तथा ऐसे व्यक्ति को आशावादी और आशावादी रहोगे आप, क्योंकि कुछ भी कर सकते हो, आपको लगेगा मेरे सब कुछ संभव है, यदि पत्थर में भी लात मारूंगा तो पानी निकाल लूंगा, ठीक है कि नहीं। तो आशावादी रहोगे, आशावादी को ही यूनान में कहते हैं सैंग्विनिक, क्या कहते हैं, सैंग्विनिक। तो ब्लड बाइल वाले क्या होते हैं, तो ये खुशमिजाजी रहेंगे, है ना, जोशीले रहेंगे, आशावादी रहेंगे, या इन्हें सैंग्विनिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा टाइप हो गया। तो हिप्पोक्रेट्स ने जो ह्यूमर या फ्लूइड या द्रव्य के आधार पर कितने प्रकार दिए, व्यक्तित्व के चार में 3 कर लिए, एलो, ठीक है, ब्लैक, और ये हो गया अपना ब्लड, एलो ब्लैक ब्लड। तो लाल पीला जो है, अगला है चौथा जो है प्रकार है वो है फ्लैग्म बाइल या कफ पित्त। कफ पित्त की प्रधानता होने पर व्यक्ति शांत होता है तथा उसमें निष्क्रियता या जो है पॉजिटिवनेस व भावशून्यता आ जाती है। ऐसे व्यक्ति को विरक्त या लोनलीनेस कहा जाता है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात बताओ, कफ कब बनना शुरू होता है, बुढ़ापे में। तो जब अपना बुढ़ापा होता है तो आदमी क्या शांत हो जाता है ना, एकदम शांत हो जाता है, ठीक है, एकदम निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, पैसिव, ठीक है, पॉजिटिव निष्क्रियता आ जाती है, ठीक है, पैसिवनेस आ जाती है, और भाव शून्यता, भावों में कैसी आ जाती है, शून्यता आ जाती है, मतलब कोई भाव ज़्यादा प्रकट नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को विरक्त और जो अकेला रहना ही पसंद करने लगते हैं वो ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कफ पित्त वाले कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये ट्रिक के लिए रटवा रहा हूँ कि आप याद रहे आप में, ठीक है, कफ पित्त। तो कफ पित्त में क्या होती है, शांत रहता है, भाव शून्यता रहती है, विरक्त रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, और निष्क्रियता। तो ये सारे जो है 4 प्रकार हो गए। ठीक है, इसमें देखते अपन क्या है, आलोचना क्या हुई इनकी। यह प्रकाश सिद्धांत बहुत प्रचलित रहा, लेकिन वर्तमान में यह अमनोवैज्ञानिक एवं अप्रमाणित मानते हुए पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस देखिए मनोविज्ञान, तो ये साइकोलॉजी एक विज्ञान है, तो इसमें जिसके
साक्ष्य जैसे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और जिसका कोई वैज्ञानिक आधार है, उसे ही, उस थ्योरी को ही सही माना जाता है, उसको ही हम उसको बिल्कुल बिलीव करते हैं। ये एकमात्र एजम्पशन था, एकमात्र उनकी एक तरह की सोचना था, इसमें कोई भी वैज्ञानिकता नहीं थी। इसलिए इस थ्योरी को जो है आज वर्तमान की बात करें 2022 में, तो आज ये पूर्णतः क्या है, आज स्वीकृत है, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ते इसलिए क्योंकि आपको इतिहास पता हो, आप समझ पाएं कि किस प्रकार से पर्सनालिटी को लोगों ने प्रभावित करने का प्रयास किया है, और आज की पर्सनालिटी को देखते हैं, ठीक है। अब टोटल अपन कैसे इसको रिवाइज करेंगे, कैसे एकदम एक तरीके से कि क्या पढ़ा अपन ने। सीधी बात है, हमने टाइपोलॉजी के जनक हिप्पोक्रेट्स ने जो अपनी किताब मनुष्य की प्रकृति, क्या मनुष्य की प्रकृति में फ्लूइड, द्रव्य या ह्यूमर के आधार पर जो 4 प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार बताए, उनको पढ़ा है। उनको कैसे याद रखें, पीला काला लाल कफ, पीला काला लाल कफ, कैसे याद रखोगे, पीला काला लाल कफ, माने पीला पित्त, काला पित्त, रक्त लाल पित्त यानी कि रक्त पित्त या कफ पित्त, ठीक है। इनकी तो पीला को क्या बोला था, कोलरिक, ब्लैक को क्या बोला था, मेलानकोलिक, ब्लड को क्या बोला था, सैंग्विनिक, ठीक है, और फ्लैग को क्या बोला था, फ्लैगमेटिक, ठीक है। अच्छा रिवाइज कराऊं, पीला पित्त वाला कैसा व्यक्ति होता है, क्रोधी, एंगर, है ना, क्रोधी, एंगर, तुनक मिजाजी, है ना, ये सब गुण इसमें पाए जाएंगे पीले वाले में। और काला वाला, अरे निराश, समझ रहे बात कि नहीं, दुखी, निराश, और क्या बोलते हैं डिप्रेशन में, अवसाद में और तमस में, है ना, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती थी, किसमें, काले पित्त वाले में। और ब्लड जो रक्त पित्त वाला होता है, ज़्यादा ब्लड रहेगा या लाल पित्त वाली पर्सनालिटी होती है उसकी, वो कौन होता है, तो उसमें जब खून ज़्यादा रहेगा तो उत्साही, खुशमिजाजी, है ना, खुशमिजाजी और कुछ भी कर सकने वाला, है ना, और समझ में आ रही बात कि नहीं, आशावादी, ये सब गुण इसमें देखने को मिलेंगे रक्त पित्त वाले में। चौथा फ्लैगमिक, फ्लैज माना कब पित्त, कब बनता है, बुढ़ापे में, तो वही भाव शून्यता, एकाकीपन, समझ में आ रही बात की, भाव शून्यता, एकाकीपन, और एक तरीके से ये सब चीज़ें ये गुण देखने को मिलते हैं फ्लैग वाले में, ठीक है दोस्तों। तो ये हिप्पोक्रेट्स की पहली टाइपोलॉजी, ट्रिक क्या है, पीला काला लाल का, ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे आप, पीला काला लाल का। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं पूरी जो है इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है कि नहीं, पूरी एक तरीके से आपको देखने को मिलेगी कि पूरी साइकोलॉजी, पूरा मैथ, पूरी विज्ञान, पूरी हिंदी पेडागोजी, पूरी इंग्लिश पेडागोजी यानी कि भाषा पेडागोजी, पूरी मैथ पेडागोजी प्रयास किया जाएगा, ठीक है। जो लोग भी ग्वालियर के हैं, ठाटीपुर पर रह रहे हैं, तो वो ठाटीपुर मेरे जो है ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे कॉल कर सकते हैं 8770176932, और या फिर जो है थंबनेल पर मेरा नंबर डला ही रहता है मेरा, ठीक है। अगली जो थ्योरी है वो क्रेसमर की, किसकी, क्रेसमर की। जर्मन मनोचिकित्सक हैं क्रेसमर, कहाँ के हैं, जर्मन मनोचिकित्सक हैं क्रेसमर। तो जर्मन मनोचिकित्सक क्रेसमर ने अपनी पुस्तक फिजिक, ठीक है, क्या, अपनी पुस्तक का नाम क्या है, फिजिक। अच्छा, हिप्पोक्रेट्स की पुस्तक का नाम क्या है, मनुष्य की प्रकृति, ठीक है। जबकि जर्मन मनोचिकित्सक क्रेसमर ने अपनी पुस्तक फिजिक एंड कैरेक्टर 1921 में शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। किसकी शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। क्रेसमर ने यह सिद्धांत 2 तरह के मानसिक रोगियों के परीक्षण के आधार पर प्रतिपादित किया है। क्रेसमर ने क्या किया था दोस्तों, कि 2 तरह के क्या थे, मेंटल जो डिसऑर्डर वाले थे, जो मानसिक रोगी थे, उन पर क्या किया था, अध्ययन किया था, उनका परीक्षण किया था, उनको ऑब्जर्वेशन किया था, और इसके आधार पर उन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यह 2 तरह के रोग थे, एक था सिजोफ्रेनिया और एक था मैनिक डिप्रेशन। तो जो 2 प्रकार के जो रोगी आए थे उनके पास, एक थे सिजोफ्रेनिया, मनोविदलता के जो मनोविदलता रोग से जो पीड़ित थे वो व्यक्ति, और एक थे मैनिक डिप्रेशन यानी कि विषाद, एक तरीके उत्साह विषाद यानी कि मैनिक डिप्रेशन से जो पीड़ित थे वो लोगों पर उसने अध्ययन किया और अपनी थ्योरी का विकास किया। इसके आधार पर उसने क्रेसमर ने अपनी थ्योरी के 4 प्रकार बताए, कितने, 4 प्रकार। इसकी ट्रिक है पाद, PAAD, पाद, क्या है, पाद। पाद का अर्थ क्या होता है, पाद का अर्थ एक तरीके से पद अपने, ठीक है, पैर, ऐसे याद कर लो, ठीक है, PAAD, पाद। तो P का अर्थ है पिकनिक, A का अर्थ है एस्थेनिक, ठीक है, एस्थेटिक कुछ भी कह लो, आगे पीछे कर लो, उससे दिक्कत नहीं होगी। तो पिकनिक, एस्थेटिक और क्या होगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, पिकनिक, एस्थेनिक या एस्थेटिक एक ही बात होता है। लेकिन जो एथलेटिक मानो, समझ रहे हैं, शरीर जो खेलने वाले होते हैं, एथलेटिक माने दौड़ खून करने वाले, और एक है डिस्प्लास्टिक, ठीक है। तो पाद माने 4, P माने पिकनिक, A माने एस्थेनिक, और एक A माने एथलेटिक, और D माने डिस्प्लास्टिक।
सबसे पहली बात करेंगे कि जो पिकनिक टाइप के होते हैं वो कैसे होते हैं, गोले गोल छोटे मोटे और गोलाकार आकार के होते हैं। और जो साइक्लॉइड प्रकार के होते हैं कैसे होते हैं, साइक्लॉइड प्रकार के होते हैं। और जबकि जो एस्थेनिक होते हैं वो होते हैं लंबे दुबले पतले और इन्हें सिजॉइड भी कहते हैं, राजकुमार टाइप होते हैं। और जो होते हैं एथलेटिक, एथलेटिक माने का खिलाड़ी तो खूब अच्छे होंगे, सुडौल होंगे, मजबूत होंगे, है ना, चौड़े अच्छी तरीके से, ठीक है, आयताकार होंगे। अगला है डिस्प्लास्टिक। इन तीनों को मिले हुए रूप को मिश्र क्या को पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक प्रकार, तीनों प्रकार का जो मिक्सचर जिस व्यक्ति में देखने को मिलता है उसे कहते हैं हम क्या, डिस्प्लास्टिक टाइप या मिश्रकाय प्रकार। तीनों प्रकारों का मिश्रण होता है, ठीक है। अब पहली बात करते हैं कौन सा प्रकार, पहला तो पहला प्रकार है अपना कौन सा, जो है पिकनिक टाइप, ठीक है। पाद में कहा पी, तो पिकनिक टाइप या तुंदिल प्रकार। ऐसे व्यक्ति का कद, गर्दन छोटी, कद और गर्दन कैसी होती है, छोटी होती है और मोटी होती है, व गोलाकार होती है। आपने देखा होगा ना कई व्यक्तियों को, क्योंकि छोटी गर्दन है ना, कद भी छोटा और थोड़ी मोटी गर्दन मिलेगी और गोलाकार देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं तथा वे साहसी और हष्टपुष्ट और साहसी हष्टपुष्ट और गोलाकार आकृति के होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पिकनिक टाइप। अगली बात करने वाले हैं अपन किसकी, इसी में चलेंगे। ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं, बहुत ही सोशल टाइप होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति। क्रेसमैन ने इन्हें साइक्लॉइड भी कहा है। ऐसे याद है, साइकिल माने गोल गोल, तो जो पिकनिक माने गोल गोल, समझ बात कि नहीं, पिकनिक करके पिकनिक वाला टाइप जो होते हैं, पिकनिक खाते हैं, ज़्यादा पिकनिक मनाते हैं, तो जो मोटे गोल हो जाएंगे। पिकनिक मनाओगे तो मोटे और गोल हो जाओगे, तो गोल हो जाओगे क्या कहते हैं, साइक्लॉइड भी तो बोलेंगे। साइक्लॉइड माने क्या होता है, किसी चीज़ का गोल गोल चीज़, साइकिल घूम गई पूरी, ठीक है, तो इसे कहते हैं साइक्लॉइड। क्लियर है बात समझ में, तो ऐसे याद रख सकते हो लॉजिकल तरीके से। अगला एस्थेनिक। एस्थेटिक माने होता है मेरे पैर सुंदर, अब एस्थेटिक चीज़ें माने सुंदर चीज़ें, या लंबकाय या कृशकाय प्रकार भी कहते हैं। कद लंबा एवं दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। इनका कद लंबा होगा, दुबले और पतले अच्छे शरीर वाले होंगे, मतलब राजकुमार टाइप। मांसपेशियां कम विकसित तथा वजन सामान्य से कम होता है। स्वभाव चिड़चिड़ा, सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर, दवास्वप्नी होते हैं। तो ये क्या होता है, इनका स्वभाव कैसा होता है, चिड़चिड़ा होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व से कैसे रहते हैं, दूर रहते हैं, और दवास्वप्नी होते हैं, माने दिन में स्वप्न में सो के स्वप्न नहीं, माने ऐसी बातें करेंगे कि जो संभव ही नहीं है, उसे कहते हैं दवास्वप्नी, ठीक है। जैसे मैं देखना मैं एक दिन कलेक्टर बन जाऊँ, देखना मैं डिग्री पर उसका टीचर बन जाऊँगा, पढ़ है नहीं रहे ना, बड़े बड़े सपने देखने, तो इसे क्या कहते हैं, दवास्वप्नी कहते हैं, ठीक है। अब आ रही बात समझ में। इसके अलावा क्रेसमर द्वारा इन्हें सिजॉइड प्रकार भी कहा गया है। जिस प्रकार से पिकनिक को क्रेसमर ने साइक्लॉइड बोला था, इसी प्रकार से एस्थेनिक को इसने क्या बोल दिया, सिजॉइड प्रकार कह दिया। किसको, एस्थेनिक टाइप को, सुंदरकाय को या लंबकाय को, कृशकाय को। देखो दोस्तों, एक बात मैं बता दूं आपको कि जो लोग भी सीरियस हैं और पेडागोजी या साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो भी तुम कह लो, या इसको CDP कह सकते हैं, जो भी सब मिला के शिक्षा मनोविज्ञान जो भी आपको कहना है, इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर खींचना है, तो आपको जो मुख्य टर्म है उन्हें इंग्लिश में याद रखना शुरू करना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने जो है मुख्य जो टर्म है वो इंग्लिश में लिखे हैं, और आगे जाके तो आपको इंग्लिश में मिलेगा पूरा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, बाइलिंगुअल पूरा देखने को मिलेगा। अब एथलेटिक टाइप या सुडौलकाय अथवा पुष्टकाय प्रकार। इस प्रकार के व्यक्ति विकसित मांसपेशियों वाले होते हैं। इनका शरीर सुडौल होता है। तो एथलेटिक क्या होते हैं, दौड़ कूद करने वाले लोग होते हैं, एथलेटिक स्पोर्ट्स वाले। तो जो बताए इनकी मांसपेशियां तो विकसित होंगी भैया, है ना, शरीर सुडौल होगा। ये बदलती परिस्थितियों में भी समायोजन कर लेते हैं। ये स्वभाव में साहसी व निर्भीक होते हैं, क्योंकि भैया मांसपेशियां हैं ना, ताकत है, तो स्वभाव में साहसी निर्भीक तो होंगे ही। अगला जो प्रकार है वो है डिस्प्लास्टिक टाइप या मिश्रकाय प्रकार। इस प्रकार के व्यक्तियों में तीनों प्रकार के शारीरिक लक्षणों का मिश्रण होता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है जिसमें तीनों के लक्षण देखने को मिले। क्रेसमर ने जो वर्गीकरण किया उसे शेल्डन ने वैज्ञानिक नहीं माना। तो क्रेसमर की जो थ्योरी पढ़ी ना अपने पाद वाली, P माने पिकनिक, A माने एस्थेनिक, A माने एथलेटिक और D माने डिस्प्लास्टिक। क्रेसमर ने जो वर्गीकरण किया उसे शेल्डन ने वैज्ञानिक नहीं माना, और इसमें विधि माने मेथोडोलॉजी संबंधित दोष बताया। उसने बताया कि जिस मेथोडोलॉजी का, जिस प्रविधि का उपयोग किया किसने, क्रेसमर ने, वो प्रविधि बिल्कुल ठीक है नहीं है, वो प्रविधि वैज्ञानिक नहीं है। इसलिए मैं इस थ्योरी को, जो क्रेसमर की जो थ्योरी है, जो शरीर रचना सिद्धांत है क्रेसमर का, उसको मैं वैज्ञानिक नहीं मानता हूँ। कौन कहता है ये कहता है शेल्डन साहब।
तो वही बात है ना कि यदि आपको अपनी थ्योरी देना है तो जो आपके पहले दे चुका था उसकी बुराई करनी पड़ेगी ना, उसकी कमी बतानी पड़ेगी। बुराई करने का मतलब है कमी बतानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसी बुराई नहीं कि जैसे होती है यूट्यूबर एक दूसरे यूट्यूबर की बुराई करते हैं। अपने कंटेंट को आप धरिए, है ना, अपने कंटेंट के हिसाब से जाने जाओगे आप। चलें साहब, तो आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। 9वां क्वेश्चन तो ये हो गई अपनी दूसरी थ्योरी। इस थ्योरी का नाम क्या था? क्रैस्मर की, ठीक है, सही रचना सिद्धांत, ठीक है। पाद इसकी ट्रिक थी, पी माने पिकनिक, इसे कहते हैं सुडोलकाय, या जो है एक तरीके से नहीं सुडोलकाय नहीं, तो पिकनिक को क्या बोलते हैं अपन, तो इसको बोलो गोलाकार, ठीक है। आगे चलो। सेल्डन ने कहा है कि यह वर्गीकरण मानसिक रोगियों के लिए सही हो सकता है परंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए सही व्याख्या नहीं करता है। तो सेल्डन ने इनकी बुराई कर दी कि ये जो मानसिक रोगों के लिए तो ठीक है ये थ्योरी, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं उन पर ये बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। तो अब जब इन्हें बुराई करी तो अपनी भी बात रखेंगे ना, ये अपनी थ्योरी लेके आएंगे। तो सेल्डन टाइपोलॉजी थ्योरी, तो सेल्डन वर्गीकरण का सिद्धांत है। सेल्डन ने अमेरिका के थे और जो है एक फिजिशियन थे। फिजिशियन जानते होगा आप, शारीरिक विज्ञानी, ठीक है। इसे सोमेटोटाइप थ्योरी भी कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया रीट में कि बताइए किस थ्योरी, सोमेटोटाइप थ्योरी किसने दी थी, तो वो दी थी सेल्डन ने, ठीक है। सन 1940 में शरीर गठन के आधार पर सिद्धांत दिया था, ठीक है। सोमेटोटाइप थ्योरी भी कहते हैं इनकी थ्योरी को। इन्होंने कॉलेज के सोमेटोटाइप माने होते शरीर ही होता है, सोमेट माने क्या, शारीरिक गुण, है ना। इन्होंने कॉलेज के 4000 छात्रों पर अध्ययन करके शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। तो सेल्डन ने क्या कहा था, सेल्डन मी ट्रिक क्या है कि मी माने मीजोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। तो सोमेटोटाइप थ्योरी है, शरीर प्रकार सिद्धांत है। इसके 3 टाइप हैं, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। इसे यह याद रखो, मी ट्रिक क्या है इसकी, मीजोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो पहला प्रकार पढ़ रहा है एंडोमॉर्फिक टाइप, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो, एंडोमॉर्फिक टाइप। देखो शरीर गोलाकार, तो एंडो माने अंडा से लगा दो, तो एंडो माने अंडा, तो एंडो माने अंडा, अंडा कैसे होता है, गोल गोल होता है अंडा। तो ये शरीर में गोलाकार मोटे, देखो जिस प्रकार से किसने, जो क्रैस्मर है, सॉरी हाँ क्रैस्मर है, तो क्रैस्मर ने जो पिकनिक बताए थे उन्हीं पिकनिक को सेल्डन ने एंडोमॉर्फिक कह दिया, सीधी सी बात चाहे, ठीक है। शरीर गोलाकार, मोटे, नाटे, आराम पसंद एवं भावुक होते हैं, इन्हें स्थूलकाय भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इनकी यदि आप तुलना करो तो जो क्रैस्मर का जो पिकनिक है वो सेल्डन का क्या है, वो सेल्डन का एक तरीके से एंडोमॉर्फिक है। ये अच्छे भोजन के शौकीन होते हैं, एंडोमॉर्फिक, व सामाजिक जीवन में रुचि लेने वाले होते हैं। यह क्रैस्मर के पिकनिक टाइप से मिलते जुलते हैं, वही बात बता रहा था मैं कि जो है ये जो पिकनिक टाइप से मिलते जुलते हैं। सेल्डन ने इन्हें बिस्रोटोनिया कहा है, ठीक है। क्या कहा है, इन्हें बिस्रोटोनिया कहा है, ठीक है। फैट, सॉफ्ट एंड राउंड, मोटे, मुलायम एवं गोल भी होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वो ये पिकनिक टाइप इंसान है। अब मीजोमॉर्फिक, मीजो माने एकदम सुडोलकाय, है ना, अच्छे आयताकार जो मांसपेशियां, जो एथलेटिक था, जो क्रैस्मर का एथलेटिक था वो इनका मीजोमॉर्फिक हो गया। तो मस्कुलर, पेशी होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, माने मजबूत होते हैं, और रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति जोखिम लेने वाले, क्योंकि जब मजबूत है तो जोखिम तो ले सकते हैं ना, जोखिम लेने वाले, क्रियाशील, शक्तिशाली, आक्रामक व फुर्तीले स्वभाव के होते हैं। इनमें उपलब्धि का स्तर उच्च होता है, ये जो है उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं और जो बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त करते भी हैं, क्योंकि इनके पास अच्छा शरीर है तो अच्छा मस्तिष्क भी चलता है और अच्छी जो है वर्क एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता होती है। क्रैस्मर के एथलेटिक प्रकार से मिलता जुलता है, ठीक है। सेल्डन ने इसे सोमेटोटोनिया कहा है, जैसे उसने जो है अभी एंडोमॉर्फिक को क्या कहा था, एंडोमॉर्फिक को सेल्डन ने कहा बिस्रोटोनिया, और मीजोमॉर्फिक को क्या कह दिया, सोमेटोटोनिया कहा। सोमेट माना होता शरीर, तो इसका शरीर अच्छा होता है ना, इसलिए सोमेटोटोनिया कह दिया, ठीक है। आयताकार लोग प्रभावी, आकर्षक और साहस और ऊर्जा से भरे होते हैं, बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं कि उनके पास मांसपेशियां, ब्लड है बहुत अच्छा है ना, और जो है अच्छी शरीर से हष्टपुष्ट हैं, तो क्या होगा, प्रभावी होंगे, आकर्षक होंगे और साहस और ऊर्जा से भरे होते हैं। अगला जो प्रकार है वो है एक्टोमॉर्फिक। तो ये कैसे होते हैं, लंबकाय होते हैं, ये होते हैं राजकुमार टाइप, यानी कि वो अगर उनकी क्रैस्मर की बात करो तो क्रैस्मर के ये एस्थेनिक माने सुंदर काय, लंब काय से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो एक्टोमॉर्फ्स आर आर्टिस्टिक, ठीक है, ब्रेनी एंड इंट्रोवर्टेड होते हैं। ये लंबकाय, कलाकार, दिमागी एवं अंतर्मुखी होते हैं। और कैसे होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है। आप तो एक्टोमॉर्फिक आपको समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, अगली स्लाइड में क्या कह रहे हैं,
इस प्रकार के गठन वाले व्यक्तित्व दुबले, पतले तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं। ये स्वभाव में संवेदनशील, संकोचशील, लज्जालु, एकांत प्रिय होते हैं। इनका शरीर एकहरा होता है। सेल्डन ने इन्हें सेरिब्रोटोनिया कहा। सेरिब्रल माने क्या होता है? दिमाग। तो क्योंकि इन लोगों का दिमाग क्या है? तेज रहता है, तो इन्होंने कहा सेरिब्रोटोनिया कहा है। ठीक है, तो ये थ्योरी समझ में आई। तो अपन ने मेरे दोस्त 3 थ्योरी पढ़ी। ठीक है, मैं बता देता हूँ। पहली थ्योरी पढ़ी अपन हिप्पोक्रेट्स की, और जिसकी ट्रिक क्या थी? पीला काला लाल कफ, पीला काला लाल कफ। ठीक है, दूसरी पढ़ी अपन ने किसकी? वो बड़ी क्रेसमर की, वो थी पाद। पी माने पिकनिक, ए माने एस्थेनिक, ए माने एथलेटिक और डी माने डिस्प्लास्टिक। और तीसरी जो थ्योरी पढ़ी वो पढ़ी सेल्टन की, सेल्टन मी। क्या ट्रिक रहा वो? सेल्टन मी माने एम माने मीजोमॉर्फिक, ई माने एंडोमॉर्फिक, ई माने एक्टोमॉर्फिक। ठीक है दोस्तों, तो मी माने एम माने मीजोमॉर्फिक, ई माने एंडोमॉर्फिक और एक ई माने एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, अगला कैनन थ्योरी क्लासिफिक। अब अगली थ्योरी कैनन की, किसकी? कैनन की। तो देखो अपन बात करें कैनन ने किसके आधार पर थ्योरी दी है। तो कैनन ने ग्रंथियों पर आधारित, ग्रंथि माने हमारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, जो ग्रंथि हैं, ग्लैंड्स हैं, उनके आधार पर व्यक्तित्व को वर्णन किया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। इन्होंने 2 प्रकार की ग्रंथियों के प्रकार बताए, और जो विज्ञान भी बताता है। एक तो होती है का डक्ट ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो वे शरीर की ग्रंथियां जो अपने क्या करती हैं, अपने जो है जो केमिकल बना रही हैं, जो हार्मोन जो भी बना रही हैं, वो किसके द्वारा डालती हैं शरीर में? वो डाली डक्ट के द्वारा। और एक होती हैं ऐसी ग्रंथियां जो डक्ट लेस होती हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसमें ग्रंथियां अपना द्रव वाहिनियों के द्वारा रक्त में छोड़ती हैं। इस प्रकार की ग्रंथियों को बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इनसे निकलने वाले द्रव को क्या? एंजाइम कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, एंजाइम हमेशा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। अब बात करते हैं अपन डक्टलेस ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, वाहिनी या विहीन ग्रंथि। इसमें ग्रंथियों अपना द्रव वाहिनियों के बिना सीधा रक्त में छोड़ता है, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अल्टीमेटली क्या है इसमें? यूपी टेट का क्वेश्चन था कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है किस पर? ग्रंथियों के आधार पर किया है। तो आप लिखोगे कैनन ने। किसने? कैनन ने जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? किसके आधार पर किया? ग्रंथियों के आधार पर किया। उन्होंने 2 प्रकार की ग्रंथियां बताई हैं, एंडोक्राइन और जो है एक्सोक्राइन, माने अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथियां। ठीक है दोस्तों, उन्होंने बताया है कि इसका जो अनुपात है, ये जो ग्रंथियां हैं, इनमें कोई भी दिक्कत होने से क्या होती है? अलग अलग जो है चीज़ें निकलती है। जैसे आंतरिक ग्रंथियों से निकलने वाला जो द्रव होता है हार्मोन कहलाता है। देखो 2 क्वेश्चन, बाह्य ग्रंथियों से जो द्रव निकलता है वो कहलाता है एंजाइम, और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है वो कहलाता है हार्मोन। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है? तो आपको पढ़ते हुए आपको थायराइड है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी है ना, ये सब ग्रंथि। और इनका आप जो है डिटेल पढ़ लेना। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें ये इतना संपर्क नहीं है, लेकिन आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो ये विज्ञान का भाग है। तो इन्होंने ये बात बताई कि थायराइड ग्लैंड क्या क्या काम करती है। तो यह व्यक्ति को सावधानी एवं स्मार्ट बनाती है, यह मांसपेशियों को उत्तेजित करती है एवं मजबूती प्रदान करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? और तो ये क्या करती है? ओवरऑल पर्सनालिटी का निर्माण करती है। और जो है गोनेड्स ग्लैंड्स मानो तो लैंगिक ग्रंथियाँ, यौन ग्रंथियाँ, यह सामूहिक स्थिरता को प्रभावित करती है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने टाइपोलॉजी में कितनी थ्योरी पढ़ी है? 4। हिप्पोक्रेट्स की पढ़ी है, क्या ट्रिक थी? लाल, पीला काला लाल कफ। तो 4 प्रकार के थे, पीला पित्त, ठीक है, काला पित्त, लाल पित्त और कफ पित्त। 4 प्रकार की पर्सनालिटी बताई उन्होंने। क्रेसमर ने कहा था, क्या कहा था क्रेसमर ने? पाद। क्रेसमर ने क्या कहा? पाद। पी माने पिकनिक, ए माने एस्थेनिक, एक माने एथलेटिक और डी माने डिस्प्लास्टिक। ठीक है, सेल्डन ने क्या? सेल्डन मी माने MEE। एम का अर्थ है मीजोमॉर्फिक, एक ई का अर्थ है एंडोमॉर्फिक और ई का अर्थ है एक्टोमॉर्फिक। कैनन ने क्या कहा? तो कैनन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण ग्रंथियों के आधार पर किया था, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड इनसे हार्मोन निकलता है। तो डक्टलेस ग्लैंड आप जानते हो, पीनियल ग्लैंड है ना, पीनियल के बाद क्या आती है? थायराइड है ना, थायराइड के बाद पैराथायरॉयड, थाइमस है ना, थाइमस के बाद कौन सी आएगी? प्राप्त। थाइमस के बाद ले सकते हो यहाँ पे जो है गोनेड्स ग्लैंड्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, पूरी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो 4 थ्योरी मैंने मेरे प्यारे दोस्तों इस अपन ने वीडियो में की हैं।
अगली टाइपोलॉजी थ्योरी दूसरे वीडियो में आएंगी, ठीक है। तो आप 4 थ्योरियों को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, लिख लें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। इनसे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। आप जैसे इनके नोट्स बना लेंगे या मुझसे ले लेंगे नोट्स, ये ठीक है, तो आपको भी पता चलेगा कि आपसे प्रत्येक क्वेश्चन पर्सनालिटी का होगा, ठीक है। इसके साथ पर्सनालिटी पढ़ाऊंगा तो पर्सनालिटी की जितनी एनसीईआरटी में वो है चैप्टर है वो भी मैं साथ में पढ़ा दूंगा, इसलिए आपकी ओवरऑल तैयारी हो जाएगी। फिर आपको पर्सनालिटी में क्या करवा दूंगा, क्वेश्चन करवा दूंगा, तो ये हो जाएगा खत्म, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपसे आशा करता हूँ कि आपको खूब समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है दोस्तों, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ठीक है। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जो लोग लोकल ग्वालियर के हैं और ठाटीपुर आ सकते हैं या ठाटीपुर हैं और पढ़ना चाहते हैं, ब्रेक और 1-2 को मसलना चाहते हैं। यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, मसलोगे, यदि थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हो ना तो मसल के फेंक दोगे आप, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि आपको लगता है कि ब्रेक में सब्जेक्ट तो 45 नंबर का है ना भाई, बकाया का शेष कम से कम 45 से 60 क्वेश्चन की पेडागोजी होगी। और जो है सब चीज़ों में मैं गाइडेंस दूंगा आपको, सोर्स की कहाँ से पढ़ना है, सारा गाइडेंस आपको जब तक पेपर नहीं हो जाता वो दूंगा, और मिनिमम प्राइस, केवल मिनिमम प्राइस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखें दोस्तों। और जो भी कमी लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, कम मतलब कैसे, उसमें आप बिल्कुल जो है रचनात्मक व्यू पॉइंट दे सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी जो है बात सराखों पर होगी, लगातार मैं जो है अपने आप में सुधार करने का प्रयास करूँगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, पढ़ते रहिए और अपने आप को सही तरीके से गाइड करते रहिए और आगे बढ़ाइए, हमेशा इंटरनल मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।